जय भीम, जय संविधान। हम लोग अभी माननीय राजन जी नायर इनके ऑफिस में हैं और 14 अक्टूबर 2022 को अभी कुछ 8-10 दिन पहले उन्होंने पक्ष में प्रवेश किया औरंगाबाद में। और आपको सभी को पता है कि 14 अक्टूबर ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1956 में हमारे धम्म में, बुद्ध धम्म में प्रवेश किया था। उन्होंने धम्म की दीक्षा दी थी और उसी दिन को जानते हुए, उसी दिन को मानते हुए माननीय राजन जी नायर इन्होंने पक्ष में प्रवेश किया है। और औरंगाबाद में माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद, माननीय मुल्ला साहब, अभी जो मान्यवर बैठे हैं वहाँ सभी मौजूद थे। उनके प्रत्यक्ष यह कार्यक्रम बड़ी अच्छी तरीके से सफल हुआ था। माननीय सुनील जी वाकेकर जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने उनको वहाँ पर प्रवेश का ये एक बड़ा कार्यक्रम लिया था। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर उनसे यह चर्चा करने जा रहे हैं कि ये आपने जो पक्ष प्रवेश किया है, सबसे पहले आपको जय भीम और सभी पदाधिकारी को जय भीम। तो आपने जो पक्ष प्रवेश किया है, तो क्या इसका क्या रीज़न है? आपने जो इस आज़ाद समाज पार्टी को आपने चुना, तो इस चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अध्यक्ष है उनको चुना, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरी मुलाकात समय क्रांति द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए समय क्रांति द्वारा सभी मुलाकात पूरा भारतवर्ष में चल रहे में सभी श्रोता को, सभी मेरे भाई और बहनों को जय कृष्ण, जय भीम और शुभ दिवाली। 14 अक्टूबर 2022 को मैंने भारतवर्ष में एक युवाओं का प्रेरणा स्थान और मानववादियों का विरोध में लड़ाई करने वाला एक धड़ाड़ी के नेता, मैं उनको बहुत प्यार से, मैं बहुत अच्छा दिल से मैं मानता हूँ। ऐसे मेरा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके समक्ष और मेरे मित्र, मेरे दोस्त प्यारा महाराष्ट्र के आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सुनील जी वाकेकर और मेरा मित्र पार्टी के प्रवक्ता फिरोज जी मुल्ला, क्योंकि मेरे पिंपरी चिंचवड़ एरिया में काम करते हुए मुझे बहुत सारे दोस्त मिला, उसमें से दोस्त और मेरे भाई रहीम सैयद और महिला अध्यक्ष अनिता रेडवाणी जी और मेरा एक मित्र, खास मित्र एडवोकेट आरू जी, उनके साथ बातचीत हो गया। उसके वजह से मुझे आज़ाद समाज पार्टी में पक्ष प्रवेश किया गया 14 अक्टूबर 2022 को औरंगाबाद में। एक ऐतिहासिक दिन है 14 अक्टूबर। ये महाराष्ट्र का धन्य भूमि येवला में आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन का आदेश दिया था। उसके बाद में उन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि में उन्होंने पूरा समाज का परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। उसका मद्देनजर, उसको ध्यान रखते हुए चंद्रशेखर जी आज़ाद औरंगाबाद में आया, उनके साथ मेरा पक्ष प्रवेश होगा। सर, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो कार्य है पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि वो जहाँ पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है दलितों पर या बहुजनों पे, वो वहाँ पर तुरंत पहुंचकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आपने जो प्रवेश किया है, तो आपको इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं यही बोल रहा था भाई साहब, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक डायनामिक युवा नेतृत्व है आज पूरा भारतवर्ष में। उन्होंने सफरोन गवर्नमेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आदिनाथ मुख्यमंत्री उनके विरोध में इलेक्शन लड़ चुका, आपको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी उनको रासुका के अंदर में कितना तकलीफ दिया गया, उनको गौर गरीबों का काम करते हुए उनको रुकाने की कोशिश उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को भी वो टाइम के मनवादी लोगों ने बहुत तकलीफ दिया। जैसे उसको
वंचित शोषित गरीब लोगों का काम करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी को रुकाने का काम करते हुए उनको बहुत तकलीफ दिया गया। मुझे मालूम पड़ा है कि मालूम हुआ कि नेशनल लेवल में एक अंबेडकर मूवमेंट में कोई नेता आ है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी उसके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला सब लोगों की वजह से। मैं क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में अंबेडकर मूवमेंट में मैं काम कर रहा था, लेकिन मुझे नेशनल लेवल में कुछ वाइड में काम करना हुआ। ऐसा मैं सोचा तो मुझे एक ऑप्शन मिला है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा काम करते हैं, गौर गरीबों का काम करते हैं, अन्याय के ऊपर लड़ाई करते हैं। उनके साथ मेरे को काम करने का मुझे एक सौभाग्य मिला। मैं उसको ये सौभाग्य में सोना करने का काम मैं करेंगी। आज़ाद समाज पार्टी ये काशीराम जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, तो आपको क्या लगता है काशीराम जी के विचारधारा के बारे में? और वो विचारधारा सभी समाज में जानी चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, काशीराम साहब ने अंबेडकर मूवमेंट को साथ में लेकर बाबा, क्योंकि उन्होंने उनको वो गुरु मानते हो, उनका किताब का आपको मालूम है, उनके किताब के बारे में काशीराम साहब क्या कहा है, वो बात को सब रखते हुए काशीराम साहब एक सत्ता परिवर्तन लाने का बहुत कोशिश किया। उन्होंने गौर गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, इस प्रकार का सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो भोपोड़ी से पकड़ के उत्तर प्रदेश तक का वो उनका चलने का उसका वो टाइम कार्यकाल वो कल सब करके उन्होंने आदरणीय बहन मायावती को सामने रख के वो कैसे उनको सबको नेतृत्व करते हुए आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार सत्ता लाया। ऐसा प्रकार को अगर वो मेरे कुछ मैं ऐसा बोलेंगे वो मेरा नुकसान है, क्योंकि अगर काशीराम साहब रहा होता तो आज महाराष्ट्र का भी सत्ता भी अंबेडकर मूवमेंट का हाथ में रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो उनका काम आज अंबेडकर साहब का मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट काशीराम साहब लेते हुए आज वो हाथ में दिया है, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने पूरा भारतवर्ष में सिर्फ मोड़ने वाला टाइम में सत्ता में बैठने के लिए वो काम ऐसा कोई करेंगे तो वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके समाज आपकी जो पार्टी है वो संविधान को साथ लेके जा रही है। आप देख रहे हैं कि संविधान के बारे में बहुत कुछ गलत बातें हो रही है, तो आपकी पार्टी की और आपकी संविधान के बारे में क्या रणनीति होगी? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है। संविधान गौर गरीब सभी वर्गों को, वही सभी समाज को, सभी धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है, उन्होंने बनाया। उन्होंने आपको मालूम है संविधान बनाने के पहले कितने साल पहले उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, वो टाइम का अत्याचार को उसके। अभी वो संविधान अपन को दिया है, वो संविधान का संरक्षक हम लोग हैं। संविधान का रक्षा करेंगे, उसके अंदर के आरएसएस का के बजरंग दल का के दूसरा पक्ष का संविधान को चेंज करके दूसरा नया संविधान लाने का वो अगर कुछ काम करेंगे तो उसको ऐसे बहुत तरीके से उसको विरोध करने का ताकत आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनका पूरा पार्टी और पूरा महाराष्ट्र का प्राध्यापक सुनील वाकेकर, मुल्ला साहब, रहीम भाई, राजन नायर, सभी लोग हैं इसमें। इस प्रकार का हम लोग उसका बहुत विरोध करते हुए हम उनको संविधान के रक्षक और नाते पूरा समाज के साथ, सभी समाजों के साथ, मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन समाज के साथ, ललितों के साथ, दलितों के सभी वर्गों के साथ, सभी लोगों और बाकी दूसरा मराठा वो सभी लोगों के साथ हम मिलकर हम काम करेंगे। और आरएसएस का एक गलत काम आरएसएस किधर भी करने का है तो हम उसका विरोध करेंगे। उनका वो मंसूबा वो क्लियर नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र में और पुणे में आपकी जो टीम है, आपके जो सहकारी हैं, महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील जी वाकेकर और हमारे जो फिरोज मुल्ला साहब प्रवक्ता है, रहीम भाई है, तो आपकी जो टीम है, तो इस टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कैसे काम करेंगे? बहुत डायनामिक टीम है हमारा। प्राध्यापक आप देखा औरंगाबाद में कैसे उन्होंने अभी 14 अक्टूबर का कार्यक्रम उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने अच्छा काम किया। भाई का आया, भाई का सभा अच्छा, उनका पत्र परिषद लिया था, बहुत ज़बरदस्त काम हमारा साथ। हमारा आप ये देखिए, ये है एक इंडियन डेमोक्रेसी का एक क्या बोलते हैं उसको, सत्ता का वो सत्य बोले तो दैट इज टेस्टी बोले तो ऐसा है एग्जाम्पल। क्रिश्चियन, मुस्लिम, दलित ऐसा मूवमेंट ऐसा चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे लोगों को चुन की महाराष्ट्र का कमेटी में रखा है और मुझे उसमें मेरे को भी काम करने के का अच्छा, मुझे भी बहुत उन्मेष होता है उसके काम करने उनके साथ। अच्छा टीम बैठा है हमारे साथ। आपके जो प्रवक्ता है मुल्ला साहब और रहीम भाई, मैडम के बारे में आपके ये टीम के बारे में क्या कहेंगे? पिंपरी चिंचवड़ में अभी आने वाला महापालिका के इलेक्शन में
आदरणीय सम्माननीय मेरे भाई, छोटा भाई रहीम सैयद बहुत अच्छा डायनामिक काम करेंगे। उनके साथ अच्छा टीम है। आज अनिला सचलानी मैडम है, वो भी एक महिलाओं का बहुत सारे उनके साथ महिलाओं का ग्रुप है, सब लोग उनका टीम उनके साथ है। ऐसा रहीम का आपको मालूम, रहीम ने बहुत अच्छा काम करते, रहीम भाई ने अच्छा काम करते, सब गौर गरीबों के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सभी समाज को इकट्ठा करने का काम वो करता है। अच्छा एक रिजल्ट आपको आने वाला पालिका के इलेक्शन में आपको दिखेंगी। बाबा साहब के साथ साथ आपके महात्मा फुले और शाहू महाराज के बारे में क्या विचार है? नहीं, वो महामानव के विचार को मैं मानता हूँ, इसलिए मैं उनका काम कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में क्या ज़्यादा बोलना, मैं से छोटा मुँह से ज़्यादा उनके बारे में बोलना गलत होते हैं। वो बहुत बड़ा बेटा है, उनका बात को मानते हुए, उनका काम का सब देखते हुए उनका काम करते हैं। अभी आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी या माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी या बाकी के लोगों को आप आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मुझे चंद्रशेखर भाई ने भी बोला, क्रिश्चियन के ऊपर कोई अन्याय हो गया, मुस्लिम के ऊपर कुछ अन्याय हुआ, कहीं पर भी मैं आपको एक आवाज़ में मैं उधर खड़ा रहेंगे, और मैं अगर नहीं रहूँगा तो उसको आप उसके स्थान लेके आपको करना पड़ेंगे, इस हिसाब से उन्होंने कहा। उसकी वजह से मैंने ये किया। मैं पूरा क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज, बाकी पारसी, जैन, नव बौद्ध सभी लोगों से मैं विनती है कि सब आप एक क्रांतिकारिक मूवमेंट, एक अंबेडकर मूवमेंट चलाने के लिए, एक दलितों का, शोषितों का, गरीबं का, इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा करने का पालिका में उनका बात समझने का आने वाले इलेक्शन में कहूँगी। आज आपको मालूम है पत्रकार जी, 2014 तक का इंडिया का सिस्टम ऐसा कोई भी होता है, कांग्रेस ने कैसा किया वो कि नहीं, उन्होंने उनका वो टाइम पर किया, लेकिन उसके बाद में 2014 से 2022 तक आया। ये 8 साल में गौर गरीब और वंचित लोग, शोषित लोग, माइनॉरिटी लोग, मैक्सिमम लोग माइनॉरिटी का बहुत ऊपर अन्याय हो गया। ये सफरौन गवर्नमेंट की वजह से, RSS की वजह से, बजरंग दल की वजह से, उनका पूरा टीम की वजह से बहुत हो गया, और सभी लोगों के ऊपर बहुत अन्याय हो गया। फाइनेंशियल इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, एजुकेशन सफरन करने का बहुत सारे इशूज़ है। इस प्रकार के GDP का न उड़ाने का, अपना रुपये का वैल्यू कम करने के, इस प्रकार का बहुत सब जगह में सिर्फ खुशी को है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अमित शाह का बेटा, और आज उनको नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री हो गए, उसको पहला फायदा किसको हुआ था? वो अमित शाह का बेटा हो, क्योंकि वो आज क्रिकेट बोर्ड का ये गांगुली को भी हटा के वो बैठा है, उसके पैसे का ये देने के, क्योंकि पहले शरद पवार जी उस प्रकार का था, शरद पवार को भी हटा के वो आज अमित शाह का बेटा उस पर बैठा। वो एक मैटर बहुत बड़ा था, एक यूथ को बहुत फायदा हो गया, वो है अमित शाह का बेटा जयंत शाह। दूसरा, बाकी सभी समाज के सभी लोगों का, गरीब लोगों का, उनको जीना मुश्किल। ऑटो वाला को पहले वो 2000 रुपये कमाते थे, उसके अंदर 500 रुपये आते नहीं। सब्जी वाला काम करते हैं, उसको 200 रुपये कमाते थे, उसके अंदर 50 रुपये भी नहीं आता। चाय वाले का दुकान तो ऐसी सब प्रकार का, हर जगह में, हर मोमेंट में इंडस्ट्रियल डाउन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, एजुकेशनल ग्रोथ नहीं है, लोगों को बाहर जा नहीं सकते गए। वो सब प्रकार का प्रॉब्लम में आज पूरा भारत जूझ रहा है। अभी आप पूना में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है, और आप उस समस्या को पार्टी की तरफ से कैसे उसे सुलझाएंगे, और आपके आगे की रणनीति क्या होगी, किस प्रकार आप काम करने वाले हैं? पार्टी के पक्ष प्रवक्ता फिरोज मुल्ला सर। हिंदी मराठी? हिंदी में। ऐसा है कि पूना और महाराष्ट्र में काम करते समय जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार यहाँ के जनता को परेशान कर रही है और खुर्ची का राजकारण कर रही है, मगर आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे लीडर हैं, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब, ये जनता के लिए काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जनता के लिए काम करने वाला नेता खड़ा रहे। और उसी धरती पर महाराष्ट्र में, पूना में, बम्बई में, जिधर भी, हम सभी को, सब पार्टियों को ये दिखाना चाहते हैं कि जनता को लेकर चलने वाला एक ही पार्टी है, वो चंद्रशेखर आज़ाद की है, और वो भी आज़ाद समाज पार्टी है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से राजकारण, गंदा राजकारण चल रहा है, विकास का मुद्दा बताकर सिर्फ एक जातिवाद मुद्दा लेकर, सिर्फ एक खुर्ची की बात कर सत्ता को परिवर्तन किया जा रहा है, और ये इसमें महाराष्ट्र की जनता का पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता के हाथ में आज तक कुछ नहीं आया है। महाविकास आघाड़ी ने काम किया, जनता को कुछ नहीं मिला है। फिर बाद में
भाजपा का सरकार आया और अभी नया सरकार आया, उसमें भी जनता के हाथ को कुछ नहीं लगा है। जनता विकास से वंचित रह चुकी है और हम विकास की बात करना चाहते हैं। आज भी महाराष्ट्र में हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो कि हमारे बच्चे को शिक्षा मिलना इस संविधान का प्रथम अधिकार है। मगर ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट वो अधिकार हमसे छीनना चाह रही है। आज भी हमारे लाखों बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। आज भी हमको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। आज भी हॉस्पिटल्स हमको अच्छी तरह से, सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है। आज भी सरकारी हॉस्पिटल में हमको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की आज हमारी कैपेसिटी यहाँ की जनता की नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को महाराष्ट्र में बढ़ाकर यहाँ के बच्चे को स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, यहाँ की जनता को बेरोजगार जो नौजवान है उसको रोजगार मिले। जिस तरह से कल से बात इस मीडिया में उठ रही है कि नरेंद्र मोदी जी 75,000 लोगों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, तो हम आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उनको पूछना चाह रहे हैं कि आपने कौन से स्किल के ऊपर ये 75,000 नौकरियां देने की शुरुआत की है। आपने जब पार्टी का इलेक्शन के टाइम पे पार्टी की एजेंडा में लिखा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी दूंगा, मगर आज आप सिर्फ 75,000 लोगों की नौकरी की बात कर रहे हैं। तो आपको 2 करोड़ का पल्ला गांठने के लिए अभी तक बहुत टाइम है। तो आपने जो वादे किए वो वादे आप पूरे नहीं कर सकते हैं, ये आज हमको समझ में आ रहा है। और 75,000 नौकरी आप किस खाते में दे रहे हैं और कौन सी नौकरी दे रहे हैं, तो आज हमको समझ में आ रहा है। हम जनता के सामने ये सब्जेक्ट लेके जाएंगे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है। आपकी सिर्फ वोट बैंक, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तब आपको ये बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके वादे पूरे नहीं करते हैं और ये सब झूठे वादे करके आपके वोट लेते हैं और फिर बाद में आपको ये पूछते नहीं हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी आपके लिए खरी उतरेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारों से, महात्मा फुले के विचारधारों से, छत्रपति शिवराय के विचारधारों से, मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारों से हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता के न्याय हक के लिए लड़ेंगे। और आजकल हमको इस देश में कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता जनता के लिए काम करते हुए नहीं दिख रहा है। हमको सिर्फ आज एक ही बंदा दिख रहा है, एक ही नेता दिख रहा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। और वही आज देश भर में हर समाज को लेकर चलने की बात करता है। मगर आज भाजपा देखो एक जात पे बात करती है, कांग्रेस किसी जात पे जब अन्याय होता है तो कोई मुंह नहीं खोलता है। ऐसे कितने तो प्रकरण हैं, जैसे कि राजस्थान में एक दलित बच्चे को पानी पीने के मटके को हाथ लगा करके उसको मारा गया। उस पर किसी भी बड़े पार्टी के लीडर ने आवाज़ नहीं उठाई। बिल्किस बानो का सब्जेक्ट ले लो, गुजरात में, जिसे हमारी इस देश की भगिनी है, उस पर अत्याचार होता है, उस पर बलात्कार होता है, उसके 3 साल के बच्चे को ज़मीन पे पटक के मार दिया जाता है, उसके परिवार को ख़त्म किया जाता है। उस पर कोई नहीं बात कर रहा। उस पर सिर्फ अगर किसी ने बात किया इस देश में तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने बात की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये भाजपा को, कांग्रेस को, यहाँ के राष्ट्रवादी को, यहाँ के सेना को, कि आप क्यों नहीं बात करते इनके बारे में? आप क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठाते? आप निर्भया के लिए देश एक हो सकता है तो बिल्किस बानो के लिए देश एक क्यों नहीं हो सकता है? आप हर चीज़ के लिए देश एक करने की बात करते हैं। आप इस देश में महात्मा गांधी जी ने नमक के ऊपर सत्याग्रह किया तभी देश एक हुआ, तब जाके नमक हमको टैक्स फ्री हुआ। तो ऐसे कई सारे देश में, हमारे देश में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, उस पर देश एक नहीं हो रहा। उस पर क्यों नहीं देश एक हो रहा है? देश की शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा। मगर हमारी शिक्षा खत्म करना चाहती है सरकार, मगर उस पर देश एक नहीं हो रहा। यहाँ के हर हमारे भगिनी के ऊपर बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर देश एक नहीं हो रहा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पे देश एक नहीं हो रहा है। और पूरा देश एक करने की बात कोई अगर इस देश में करता होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद करता है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की मूवमेंट, मान्यवर कांशीराम को लेकर चलने वाली मूवमेंट, बाबा साहब को लेकर चलने वाली मूवमेंट, हम महाराष्ट्र में इसको बड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आज हमको वैसा पार्टी नहीं दिख रहा है। इसके लिए एक नया विकल्प इस देश में आ रहा है और वो चंद्रशेखर आज़ाद है। और इसको हम महाराष्ट्र में बहुत ताकत से खड़ा करेंगे। आज हमारी शुरुआत है, मगर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आने वाले इलेक्शन में, मतलब जिस तरह से महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, 2 महीने के बाद आएगा या नए साल में आएगा, तो हम उसको
बहुत ज़ोरों शोरों से उसका आगाज़ करेंगे और हर ज़िले में, हर शहर में, हर महानगर पालिका में हमारे कैंडिडेट होंगे और हम जनता के सामने एक नया विकल्प लेकर जाएंगे और सही विकल्प लेकर जाएंगे, नॉन करप्टेड विकल्प लेकर जाएंगे, जनता के लिए काम करने वाला नेता का चेहरा लेकर हम सामने जाएंगे, एक यूथ आइकॉन हम सामने लेकर जाएंगे। ऐसा एक एजेंडा हमारे पार्टी का है और जिस तरह से भाई यूपी में, बिहार में, देश भर में काम कर रहे हैं, हम उस तरह से महाराष्ट्र में इसको आगाज़ करेंगे और हमको यकीन है कि सभी धर्म के लोग, आज देखो हमारे साथ यहाँ पर महासचिव करके आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के राजन नायर साहब हैं, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं इस पार्टी का प्रवक्ता हूँ फिरोज मुल्ला करके, यहाँ पे रहीम भाई एक शहर अध्यक्ष है, हमारे दूसरे अनिता रिडलान करके शहर अध्यक्ष हैं, भीमराव कामले करके पुणे के शहर अध्यक्ष हैं। हर जाति धर्म को यहाँ पे न्याय मिल रहा है, मगर मैं देख रहा हूँ सभी पार्टियों में, कांग्रेस में जाइए, आप राष्ट्रवादी में जाइए, सेना में जाइए या भाजपा में जाइए, किसी खास एक जात के ही आदमी को ऊपर लिया जाता है, मगर यहाँ पर वैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सब जाति धर्म को समान स्थान दिया जा रहा है और यही पार्टी है जो सब जाति धर्म को न्याय दे सकती है। इस भूमिका को लेकर हम महाराष्ट्र में जाएंगे और इस विकल्प को लेकर हम महाराष्ट्र में जनता के सामने जाएंगे और हम महाराष्ट्र में एक नया विकल्प लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने की बात हम जरूर रखेंगे। जय भीम। राजन जी नायर, इनका जो पक्ष प्रवेश हुआ है तो उसके बारे में हम लोग माननीय रहीम जी सैयद जो पिंपरी चिंचवड़ के अध्यक्ष है, बहुत ही डायनामिक व्यक्तिमत्व है। यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पर निपट रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और वो पीसीएमसी के प्रेसिडेंट है। आपको सभी को पता है कि पीसीएमसी एक जानी मानी नगर पालिका है, नगर निगम है, जो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रीच है, सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा है। तो रहीम भाई जी, आप क्या कहेंगे? माननीय राजन जी नायर, इनका भी पक्ष प्रवेश हो गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इस शहर के बारे में क्या कहेंगे? इस शहर में क्या समस्याएं हैं और उस समस्या से हम कैसे निपट रहे हैं? हमारे समाज की हालत अभी क्या है, लोगों की हालत क्या है? इतना बड़ा पीसीएमसी है जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, फिर भी हमारे लोग उसी हालत में जी रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सम्यक क्रांति और उपस्थित सभी पदाधिकारी और सम्यक क्रांति के जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मैं आज़ाद समाज पार्टी पिंपरी चिंचवड़ शहर कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी ऐसा जय भीम सादर करता हूँ। नमो बुद्धाय। पिंपरी चिंचवड़ शहर, इसकी एक अपनी पहचान है। पिंपरी चिंचवड़ शहर जो है ये कामगारों की बस्ती है। इस पिंपरी चिंचवड़ शहर का अगर निर्माण किसने किया है तो वो कामगारों ने किया हुआ है। आज ये शहर अपने आप में मेट्रो सिटी या बुलंदी पर है, तो इसके पीछे गौर गरीब तबका जो कामगार वर्ग है, इस कामगार तबके का अपना खून का पसीना इसके अंदर शामिल है। आज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रस्तापित वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काबिज है सत्ता के ऊपर, लेकिन ये सत्ता पर काबिज होने का इनका जो एजेंडा है, इनका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है ये भांडवलशाही और गांव की भावकी का है। ये प्रस्तापितों को करीब में करते हैं, मसल पावर और मनी पावर के जोर पर गरीबों के और कामगारों के हक को ये कुचलते हैं। अगर यहाँ पर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी ही है। ऐसा मैं एक ठोस भूमिका के तौर पर और जिम्मेदारी के तौर पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अगर देखेंगे तो मैंने अभी जैसे बताया कि ये शहर कामगारों का शहर है और यहाँ इस शहर में तकरीबन 73 के करीब झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और इस झुग्गी झोपड़ियों में अगर कोई है तो वो तुम्हारे मेरे जैसा गरीब तबका है, बहुजन समाज है, माइनॉरिटी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है। और एक तरफ अगर इस शहर को अगर हम देखते हैं तो आसमान को छूती हुई जो इमारतें नज़र आती है, तो ये इमारतें अगर देखेंगे तो इनके ऊपर जो काबिज जो बिल्डर लॉबी है, ये सभी एक पक्ष के तहत है।
यहाँ पर बीजेपी और राष्ट्रवादी नागनाथ और सापनाथ की तरह रेंग रही है। ये गरीबों के हकों को कुचल रही है। यहाँ पर गरीबों के काफ़ी मसले हैं। जिन गरीबों ने अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए हॉकर्स चलाए हैं इस शहर में, तो यहाँ की कॉरपोरेशन के ऊपर काबिज ये सत्ताधारी राष्ट्रवादी हो या बीजेपी हो, इन्होंने उन हॉकर्स को तोड़ा है। आज लोग महंगाई की मार सहन कर रहे हैं। और यहाँ का जो एशिया की नंबर 1 कहे जाने वाली महानगर पालिका को अगर किसी ने पीछे खींचा है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी और मैं बीजेपी को ही कहूँगा। और आज ये जो प्रस्तापित वर्ग है ये अदल बदल करते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि बीजेपी की लहर है तो ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और जैसे इन्हें लगता है कि राष्ट्रवादी की लहर है ये राष्ट्रवादी में शामिल हो जाते हैं। हम जैसे लोग कहते हैं कि अरे बीजेपी की सत्ता ही है या राष्ट्रवादी की सत्ता ही है। लेकिन हकीकत में अगर देखते हैं तो यहाँ की घरानीशाही सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में ही है। फिर वो बारामती का घर हो या भोसरी विभाग हो या सांगवी विभाग हो या आपका पिंपरी हो, ये जो यहाँ का जो गाँव की और भावकी का जो राजकारण, ये जो सियासत है, इस सियासत में मजदूरों का हक कुचला जा रहा है, नागरिकों का हक कुचला जा रहा है। और हमें कई समस्या आती है। देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो दिखती है तो वो होती है हेल्थ की समस्या है, वो होती है उनके एजुकेशन की समस्या है। हेल्थ से जुड़े हुए अगर जिम्मेदारी महानगर पालिका की तरफ हम देखते हैं तो इन्होंने मैक्सिमम जितने भी जो कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स है इनका प्राइवेटाइजेशन इन्होंने शुरू किया है, इनका खासगीकरण शुरू किया है। अगर खासगीकरण, आरोग्य की सुविधाएं महंगी होंगी तो गरीब वर्ग जाएगा कहाँ पर। उसी तरह से एजुकेशन को इतना महंगा कर चुके हैं कि कॉरपोरेशन के स्कूलों की हालत मैं तो कहता हूँ कि जानबूझकर खराब की गई है। मैं ये जिम्मेदारी के तौर पर यह वक्तव्य कहूँगा क्योंकि जितने भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है ये सभी किसी न किसी के पार्टी के नेतागण के ही है, और ये चाहते हैं कि महानगर पालिका के जो स्कूल्स है ये बंद हो जाए, ये जो कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स है ये बंद हो जाए, ताकि इनके तरफ विद्यार्थियों का ज़्यादा संख्या हो जाए और इनका ज़्यादा मुनाफा हो जाए। इन्होंने बिजनेस बनाकर रख दिया हुआ है एजुकेशन को। और कॉरपोरेशन के स्कूल के ये हालात है कि यहाँ पर बच्चों को सही ढंग से सुविधाएं नहीं है। इन्हें ना एजुकेशन प्रॉपर मिल रहा है, ना ही एजुकेशन की सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है, और ना ही इन्हें टीचर्स बराबर मुहैया किए गए हैं। मैं यहाँ पर प्रखरता से मैं उर्दू मीडियम्स की स्कूलों का मैं सब्जेक्ट लेना चाहूँगा कि उर्दू मीडियम्स के जो स्कूल्स है शहर के अंदर ये काफ़ी कम है, और उसी तरह से यहाँ पर उन उर्दू स्कूलों में टीचर्स मुहैया नहीं है, उर्दू स्कूलों को इमारतें नहीं है। आप बताइए, एक जगह पे जैसे जादववाड़ी की जो एरिया है, इस उर्दू के स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर पहली से लेकर 7वीं तक के बच्चों को बिठाया जाता है। तो आप बताइए कि अगर एक ही क्लास के अंदर इन बच्चों को बिठाया जाएगा तो ये क्या प्रॉपर एजुकेशन पाएंगे। उसी तरह से गुरु बिना विद्या नहीं, ये जो स्लोगन्स महाराष्ट्र के अंदर चलता है, तो क्या गुरु ही नहीं रहेंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ पर? उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगा तो उनका भवितव्य क्या होगा? इस देश का आने वाली पीढ़ी का ही अगर भविष्य नहीं बनेगा तो इस शहर का भी क्या भवितव्य बनने वाला है, ये हम इस मुद्दे से समझ ही सकते हैं। मैं यहाँ से समय क्रांति के जरिए एक बात बहुत बड़े पैमाने पर कहूँगा कि देखिए, जिन लोगों ने हमें आज तक यानी कि आज़ादी के पिछले 70 सालों से 75 सालों से लेकर आज तक जिन्होंने आज भी हमारी हालातों को सुधरने नहीं दिया है, अब इस मर्तबा इन लोगों को चेंज करना है। हमें इस शहर में बदलाव लाना है, और ये बदलाव ला सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि एकमेव आज़ाद समाज पार्टी ऐसी है जो राष्ट्र पुरुष और महापुरुषों के विचारों पर काम करती है। ये आपके मेरे हकों के बारे में बात करती है। ये पार्टी जो है ये संविधान के ऊपर चलती है। ये पार्टी ना ही सिर्फ बौद्धों की है, ना ही सिर्फ मुस्लिमों की है, ना ही सिर्फ क्रिश्चियनिटी की है। ये पार्टी जो है ये भारतीयों की पार्टी है, और ये समता, समानता और बंधुता के जो अपने प्रेम्बल से इसको मान कर चलती है।
हमें अगर इस शहर का विकास करना है, इस शहर में अगर हमें बदलाव लाना है, तो हमें आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती के तौर पर यहाँ पर खड़ा करना है। आज़ाद समाज पार्टी गौर गरीबों के हक के लिए लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद ये पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी बहुजन और माइनॉरिटी पर जहाँ कहीं भी अन्याय होता है तो ये वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं। आज भीम आर्मी के माध्यम से हमारा संगठन पूरे देश भर में छाया हुआ है। उसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी भी पूरे देश भर में है। यहाँ के शहर का अगर हमें विकास करना है तो पुणे जिला प्रभारी राजन जी नायर, उसी तरह से महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य प्रवक्ते फिरोज जी मुल्ला, ऐसे 2 डायनामिक लीडर्स हमें आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर मिले। उसी तरह से हम महिलाओं के ऊपर काम करते हैं, महिलाओं की समस्याओं पर काम करते हैं। तो मेरी दीदी अनिताताई रिडलान जो महिलाओं के कामों पर काफ़ी प्रखरता से उन मुद्दों को उठाती है, डोमेस्टिक वायलेंस का सब्जेक्ट हो, तुम्हारा 498 हुंडाबली का हो या घरगुती हिंसाचार हो, हर चीज़ों के ऊपर उनका पुलिस स्टेशन हो, हर चीज़ों पर वो वहाँ पर काम करती है। महिला आरोग्य के ऊपर काम करती है। उसी तरह से उन्हीं के जो साथी है सुनीताताई टाग, इनकी एक बहुत अच्छी टीम है और ये जो आती है ये भी एक बहुजन समाज से आते हैं। उसी तरह से हमारे शहर के उपाध्यक्ष साधु जी फुलमाली ये भटके विमुक्त समाज से है। ये भटका विमुक्त समाज इस शहर में बड़े पैमाने पर है और इस भटके विमुक्त समाज के अपनी समस्याएं काफ़ी है। इस समाज को आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक ज़मीन का टुकड़ा इनके पास नहीं है। ये आज एच जैसे सरकारी मैदान के ऊपर झुग्गी बनाकर उसमें आज भी रहते हैं। तो बताइए, अन्ना भाऊ साठे ने जिस तरह से कहा था कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, इसी तरह से आज का दौर है। किस तरह से और किस मुंह से कहेंगे हम कि पिंपरी चिंचवड़ शहर ये मेट्रो सिटी है, जबकि एक बहुत बड़ा तबका आज भी बेरोजगारी, भूखमरी और उसी तरह से बेघर का तौर पर यहाँ पर ग्रस्त है। ये अगर जब तक हम इन लोगों को इनके हक नहीं दिला पाएंगे तब तक इस शहर का विकास पूरी तरह से नहीं हो सकता। मैं आज़ाद समाज पार्टी शहर अध्यक्ष रहीम सैयद सभी श्रोतागण से यही मैं विनती करूंगा कि आते हुए नगर निगम के जो चुनाव है, महानगर पालिका के जो चुनाव है, यहाँ पर आप आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों को आप पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं और उन्हीं के विचारों को हम आज शहर पे लेकर जो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की धरती पर हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी वाकेकर, जिले के प्रभारी राजन जी नायर और हमारे वरिष्ठ नेता फिरोज भाई मुल्ला, इनके नेतृत्व में हम यहाँ का महानगर पालिका का चुनाव बड़े ज़ोरों शोरों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। यहाँ के संगठन से हमने बातचीत करके और सभी को विश्वास में लेकर इस आते हुए नगर निगम के पंचवार्षिक मतदान के अंदर हम पूरी ज़ोरों शोर पे उतरेंगे। समविचारी पक्षों को, समविचारी संगठनों को साथ में लेने का हमने मंसूबा तैयार किया हुआ है और हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तैयार है। और यही मैं यहाँ पर बोलते हुए मैं सबकी रज़ा लेता हूँ। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, इनके पूना PCMC इस विभाग के जो महिला प्रेसिडेंट है, महिला अध्यक्ष है माननीय अनिताताई रिडलान, इनसे हम लोग अभी बातचीत करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। महिला की जो समस्या है उनके बारे में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये PCMC की जो नगर परिषद है
ये सबसे अमीर होकर भी यहाँ पर महिला के लिए कोई स्थान नहीं है। महिला के लिए यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो अनीता ताई से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि अनीता ताई आप यहाँ पर प्रेसिडेंट है, क्या कहेंगी इस यहाँ पर जो महिला की समस्या है उसके बारे में क्या कहेंगी? आजाद समाज पार्टी में आप जुड़े हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सभी को जय भीम करती हूँ। मैं अनीता रेडलान, शहर अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि आज जो हमारी आजाद समाज पार्टी जो है भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व के नीचे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब लोग। और आज हर एक मेरे भाई लोगों ने अपने अपने जो भी मत यहाँ पर जाहिर किए और उन सभी से मैं सहमत हूँ और उन्होंने सही बोला जो भी। और मेरा भी ये बोलना है कि जो आज हम मिल के जो काम कर रहे हैं, पहला तो मैं ये बोलूँगी कि हमने बहुत सारी पार्टियाँ देखी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, राष्ट्रवादी, बहुत सारी। लेकिन जो हमने उसमें नहीं देखा, हमने वो आजाद समाज पार्टी में देखा है भाई आजाद चंद्रशेखर जी के नेतृत्व के नीचे। आज इतनी छोटी उम्र में भाई जो इतना मतलब आत्मा से और दिलो जान से सच्चाई से जो आज लड़ रहे आज हर एक के लिए, तो सच्ची में उनको मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि सच में भाई तो हमसे भी छोटे होंगे और इतना उनके अंदर जो जोश है, मैंने ऐसे किसी पार्टी के अंदर जोश नहीं देखा। क्योंकि हर एक पार्टी खुद की एक अपनी पहचान बनाने पे तुली है और वो अपना ही और नेतृत्व के खुद बनाने का सोचती है, बैनर ये वो हर जगह, और खुद की पब्लिसिटी करना चाहती है। लेकिन मैंने भाई के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा। इसलिए मैं सच में, और जितने मेरे भाई लोग आए हैं इस पार्टी में, जितनी मेरी बहनें आई हैं महिला, सच में दिल से उनका मैं स्वागत करती हूँ कि सही में उन्होंने बहुत सही पार्टी चुनी है। क्योंकि इस पार्टी में हमने पॉलिटिकल नहीं देखा, न खुद के घर भरते हुए देखेंगे और न खुद का उन्होंने ऐसा देखा है कि हम कुछ बंगले बांधे या हम अपना कुछ पब्लिसिटी करें या हम खुद अपना एक वजूद बनाएं। इस पार्टी में इतना अच्छा देखा है कि एक परिवार की तरह एक दूसरे के दुख को समझते हैं और एक दूसरे के दुख के लिए सदैव भाई और हमारे जितने भाई हैं आजाद समाज पार्टी के सब तैयार रहते हैं और हमारी बहनें भी। और सच में मेरा कहना इतना है कि कितने लोग हैं जो भी सारी पार्टी के, राष्ट्रवादी, बीजेपी, हर एक पार्टी के लोग आमदार बन जाते हैं, खासदार बन जाते हैं, नगर सेवक बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते पब्लिक के लिए, कुछ भी नहीं करते। बहुत सारी महिलाएं आज बेरोजगार हैं जिनको काम नहीं, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो उनके ऊपर भी अत्याचार होता है। किधर काम के लिए जाते तो उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, उनका बुरी तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, महिला हो या वो लड़कियां हों उनका। तो फिर ये समाज क्या किया आज तक इन्होंने क्या किया? और आज हमारे भाई और हम लोग मिलके क्या कर रहे, तो हम वो दिखाना चाहते हैं जिन पार्टी के लोगों को कि सच में हमारी पार्टी में क्या है और उनके पक्ष में क्या है, और हम उनको दिखाना चाहते हैं और इसके आगे भी हम वो दिखा के रहिए उनको। आज हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे हमारी बहनें आज समाज पार्टी की जो आज चुनाव लड़के आए भी, कुछ मुंबई में, कुछ अभी हमारे भाई रहीम भाई, कुछ हमारे भाई अभी राजन भाई, कुछ हमारे भाई फिरोज भाई। आगे ये लोग भी जब ये इलेक्शन के लिए अगर खड़े होंगे तो सच में हम उनको दिलो जान से हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम दिखाएंगे इन पार्टी के लोगों को। हमारे समाज की, जैसे हमारा वाल्मीकि समाज है, जो समाज पूरे देश को, सिर्फ शहर को ही नहीं पूरे देश को अच्छे से रखता है, साफ सफाई करता है, सेवा देता है। हाँ, सेवा देता है, इतनी बड़ी सेवा देता है। चाहे दिवाली हो, कोई त्यौहार हो, फिर भी देता है। फिर भी हमारी हालत बहुत खराब है। हाँ, हाँ, सही। हमको कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ता है, हमको पगार ये वो बहुत कम मिलता है। सही। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही है सर। इतने दिलो जान से जो काम आज वाल्मीकि समाज के लोग करते हो कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग तो रिश्वत खिला खिला के, आज बड़ी बड़ी कास्ट है उनकी, बहुत बोलने को तो बहुत मराठी गाँव वाले, लेकिन रिश्वत खिला खिला के उस काम में घुस गए क्योंकि उसमें फैसिलिटी है इसके लिए। लेकिन जो सचमुच में जो SC है, OBC है, वाल्मीकि समाज के हमारे जैसे लोग, उनको कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं उनकी। सच में जो इतना दिलो जान से, जो इतना आज इतनी साफ सफाई से, इतना जो अपना इतना ऐसा जो काम वो कर, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता कोई समाज का। लेकिन आज उनको वो इतना है ही नहीं वैल्यू, जितना आज ये जो बड़ी बड़ी कास्ट के लोग अपना
वसीले से घुस गए हैं। और वैसे तो उनकी कास्ट बहुत ऊंची है, लेकिन नौकरी के लिए और हर फैसिलिटी के लिए उन्होंने अपने लोगों को इसमें कारपोरेशन में काम में बराबर वसीले ला के उन लोगों ने उसमें ज्वाइंट किया है। लेकिन हमारे ऐसे जो लोग हैं जो सही में इस काम के हकदार है, आज इतने लोगों को कोई काम नहीं, न उनके लिए कोई जॉब की वैकेंसी है। तो इसके लिए भी हम अब आगे हम दिखाएंगे, जब हमारी पार्टी के हमारे भाई लोग या हमारी बहनें जब ये नगर सेवक बनेगी, जब इनको कुर्सियाँ मिलेगी, तब हम इनको दिखाएंगे कि जो इन लोगों ने नहीं किया हो तो हम इनको करके दिखाएंगे। और सच में मैं सभी मेरे भाइयों का स्वागत करती हूँ, भाई राजन नायर का, कि इन्होंने हमारे पार्टी में हमारे पक्ष में जो उन्होंने आए हैं, तो इनका हम स्वागत करते हैं दिल से। और सच में ज़्यादा नहीं बोलती, मैं इतना ही बोलती कि हम सारे भाई बहन मिल के एकजुट होके इस पार्टी को आगे भी बढ़ाएंगे। और भाई के नेतृत्व के नीचे हम सच में, जैसे हमारा भाई नाम रोशन कर रहा है, हम भी उनका नाम रोशन करेंगे। और सभी समाज के लोग, हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि ये ऊंची कास्ट का है, नीची कास्ट का है, ये एक अलग है, ऐसा नहीं। हम एक साथ मिलके एकजुट होके मिलके हर एक के हक के लिए, उनके अधिकार के, उनके न्याय के लिए हम सदैव तैयार रहे और आगे भी रहेंगे। जय भीम, जय मास्टर जी से। माननीय राजनजी नायर जे 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी औरंगाबाद येथून माननीय चंद्रशेखर आझाद यांच्या हस्ते त्यांचा पक्षप्रवेश झालेला आहे। 14 ऑक्टोबर अतिशय चांगला दिवस होता आणि तो दिवस या ठिकाणी त्यांनी चांगल्या प्रकारे साकार केलेला आहे। त्या दिवसाचं एक महत्त्व त्यांनी जाणून पक्षप्रवेश केलेला आहे। आपण त्यांचे विचार आत्ताच ऐकलेले आहेत। माननीय भीमराव कांबळे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि ते गेले अनेक वर्ष आझाद समाज पार्टीमध्ये काम करत आहेत। ते पुणे शहराचे अध्यक्ष आहे। आपल्याला माहिती आहे पुणे शहर म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण देशात, पूर्ण जगामध्ये एक शिक्षणाचं क्षेत्र म्हणून माहिती त्याची महती आहे। आणि शिक्षणाचंच क्षेत्र नाही तर ज्योतिराव फुले असतील किंवा सावित्रीबाई फुले असतील यांचं एक खूप मोठं कार्य आहे। त्यामुळेच या पुणे विद्यापीठाला त्यांचं नाव दिलं गेलेलं आहे। आपण माननीय भीमरावजी कांबळे यांच्याकडून जाणून घेऊया की आज आझाद समाज पार्टीबद्दल आणि माननीय राजनजी नायर यांचाही पक्षप्रवेश झालेला आहे, त्याच्या बाबतीत आपण जाणून घेऊया। आणि त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी ते एक डायनॅमिक लीडर आहेत माननीय भीमराव कांबळे। मी त्यांचं आंदोलन बघितलं होतं। त्यांनी जे पवार आहेत, कोणते पवार, अजितदादा पवार यांच्या बंगल्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं होतं आणि त्यामध्ये त्यांना कारावासही त्यांनी भोगलेला आहे। आणि आपण आता त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। भीमरावजी काय सांगाल, आझाद समाज पार्टीचं आता खूप चांगल्या प्रकारे काम वाढत आहे पूर्ण महाराष्ट्रात, पुणे शहरात। काय सांगाल पुणे शहराबाबतीत माननीय राजन नायर यांचा पक्षप्रवेश बाबतीत आपली काय भूमिका आहे, आपलं काय याच्यावर प्रतिक्रिया आहे? सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। मी पुणे शहर अध्यक्ष भीमराव कांबळे। आज पुणे शहरामध्ये अनेक समस्या आहेत, झोपडपट्ट्या आहेत, त्याचप्रमाणे आरोग्याचे प्रश्न आहेत, त्याचप्रमाणे कामगाराचे प्रश्न आहेत। अशा प्रश्नाला घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी त्यांच्या मूलभूत अधिकारासाठी व त्यांच्या गरजांसाठी सतत रस्त्यावर उतरून काम करत आहोत। त्याच पद्धतीने माननीय राजन साहेब हे आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश केले व प्रवेश केल्यानंतरनं पक्ष गतीनं होत आहे आणि तरी त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। तुम्ही अनेक आंदोलनं केली पुणे शहरामध्ये। मी बघितलं की कॉर्पोरेशन असेल किंवा पोलीस स्टेशन असेल, कोणावर अन्याय अत्याचार झाला तर आपण पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। महानगरपालिकेचे काही इश्यू असतील तर त्यामध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही तिथे आंदोलन करून लोकांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करत आहात। तर काय स्थिती आहे, तुम्ही कशा प्रकारे आंदोलन केलेलं आहे आणि या आंदोलनाला कशा प्रकारे यश मिळत आहे? प्रश्न असा आहे की महानगरपालिका असो किंवा प्रशासन असो, हे मुळात प्रस्थापित लोकांचं लवकर ऐकतं। त्याच्यामुळं आम्हाला रस्त्यावर उतरून त्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलन करावं लागत आहे। जर आंदोलन करून देखील जर ते ऐकत नसन आणि गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवत नसतील तर मग त्या अशा दगडाच्या काळजाच्या अधिकारी लोकांना आम्हाला त्याला पाजर फोडण्यासाठी
मग आंदोलनं किंवा मग त्यांना काळे फासणं इत्यादी करून मग संबंधित व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्याचं काम करत असतो. मग आता पुणे शहरामध्ये जे काही काम चालू आहे त्याच्यामध्ये चंद्रशेखर रावणजी भीमा कोरेगावला येतात, अनेक काही अन्याय अत्याचार झाला त्या ठिकाणी पण आलेले आहे, तर त्यांचं स्वागत खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं, तर त्याबद्दल काय सांगाल? भीमा कोरेगावमध्ये आले होते, अनेक ठिकाणी आले होते. अगदी बरोबर. भाई चंद्रशेखर आझाद हे महाराष्ट्रामध्ये नाही तर जगप्रसिद्ध आहेत. त्यांची प्रसिद्धी म्हणजे एकच आहे की गावखेड्यामध्ये ज्या वेळेस अन्याय अत्याचार होईल त्या वेळेस भाई स्वतः जाऊन त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम करत आहेत. त्यामुळं त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये देखील तेवढेच प्रसिद्ध भाई आहेत. आणि भीमा कोरेगाव या शौर्यभूमीवर ज्यावेळेस भाई चंद्रशेखर आझाद येतात त्यावेळेस तरुण पिढीचा जो जोश आणि एक उत्साह एक निर्माण होतो भाईंना बघितल्यानंतर. मग त्यावेळेस उत्साहाने भाईंच्या बरोबर त्या ठिकाणी ते सर्व येत असतात. मी बघितलं की ज्यावेळेस भाई भीमा कोरेगावला येतात तेव्हा पोलिसाची आणि प्रशासनाची हालत एकदम खराब होती. अगदी बरोबर. कारण फुटतो, तर तो अनुभव तुम्ही कसा सांगा? कारण तो अनुभव मला खूप जवळून आहे. पोलिसांची जेवढी हालत होती त्याच्या पलीकडनं आमची हालत होती. कारण भाईंना घेऊन जायचं म्हणलं तर हजारोच्या संख्येने भाईंना भेटायला येतात. मग ते भाईंना एकदम असा हात मिळवायला येतात ना, त्यावेळेस त्यांना हटवता आम्हाला पोलिसांपेक्षा जास्त घाम फुटलेला असतो. असे प्रश्न आहेत. तर भाईंची भेट 2 वेळा झालेली आहे, तर यावर्षी पण नियोजन असेल, मग त्यावेळेस तुम्हाला आता परत घाम फुटणारच आहे. अगदी बरोबर आहे. कारण ह्यावेळेस भाई ज्यावेळेस येणार पुण्यामध्ये येणार आहेत त्यांचं नियोजन आमचे वरिष्ठ वगैरे सगळ्यांसोबत ह्यावेळेस थोडंसं वेगळं नियोजन असणार आहे. भाईंबरोबर पोलिसांचा ताफा व ते नियोजन आम्ही ते आखणी करून आम्ही पुढचं नियोजन करणार आहे. धन्यवाद. तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे सम्यक क्रांतीला सहकार्य केलं. आपल्या या इंटरव्ह्यूमुळे पूर्ण समाजापर्यंत हा चांगला संदेश जात आहे. आपण जे काही सहकार्य केलंय राजनभाई नायर, मुल्ला साहेब यांनी, फिरोज साहेब यांनी, तर मी आपल्या सर्वांचे धन्यवाद मानतो. आपण वेळोवेळी आमच्या चॅनलला सहकार्य करावं आणि आपला हा जो चॅनल आहे तो जास्त गतिमान होण्यासाठी कृपया हा चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धाय. धन्यवाद. जय भीम, जय ख्रिस्त, खुदाफिज.